बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों को पढ़ाना। स्पेशली मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। बच्चे आरटी में आते हैं, वो खुद कारों में आते हैं, स्कूटर में आते हैं और बाकायदा बिल्कुल सारे उनके पास अपने उनके घर हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ें। ना कभी हमने एक्सपेक्ट करा है कि गवर्नमेंट हमें आके किसी चीज़ में हेल्प करे। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी आर आई थिंक एक स्कूल खोलना एक इतना मेहनत का काम है जो कि बहुत लोगों को ऐसा है ना, आप जैसे तबके की बात कर रहे थे, हर तबके को हर किसी ना किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम ज़रूर दिखती है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और उससे भी ज़्यादा ख़ास स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम चाय पे तो आओ ना। चाय पे तो आओ ना कार्यक्रम में हम हमेशा आपके लिए कुछ ख़ास मेहमान हर हफ्ते लेकर आते हैं और उनसे बहुत ख़ास बातें करते हैं। और आज जो हमारे बीच में मेहमान जो शख्सियत मौजूद हैं उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी देश के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है और आज हमारे बीच में वो लोग मौजूद हैं जो लोगों को, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा ज्ञान। हल्द्वानी के अलग अलग प्रतिष्ठित नामी स्कूलों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल और टीचर्स हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूँगा JJN न्यूज़ में। और सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को आप सभी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे बीच में हैं शिवालिक स्कूल के डायरेक्टर अनिल जोशी जी, सर स्वागत है आपका। सेंट लॉरेंस स्कूल के डायरेक्टर अभी हमारे बीच में नहीं पहुँचे हैं। इंपीरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के करण गंगोला जी डायरेक्टर। निमोनिक स्कूल के डायरेक्टर कैलाश भगत जी और DAV स्कूल के प्रिंसिपल अमित जोशी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉन बॉस्को स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमती विनीता श्रीवास्तव जी, मैम स्वागत है आपका। जिम कॉर्बेट पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अरविंद नेगी जी हमारे बीच में हैं। DPS स्कूल के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, सर स्वागत है आपका भी। द मास्टर स्कूल के मैनेजर चंदन सिंह रेकवाल जी हमारे बीच में हैं, सर स्वागत है आपका भी। और दीक्षांत स्कूल के प्रिंसिपल गार्गी बिष्ट जी हमारे बीच में हैं और हिमांशु त्रिपाठी जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा अगर हम बच्चे को कुछ देते हैं तो वो है ज्ञान। टीचर्स के लिए कितना मतलब बहुत स्कूल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल में कई तरह के चैलेंजेस आते हैं। बच्चों को छोटे से लेके बड़े बच्चे तक होते हैं, उनको स्कूल में पढ़ाना, सिखाना, हर चीज़ सिखाना, शिक्षा के अलावा भी। तो कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं मैम? हर बच्चा होने को बहुत अलग होता है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो होते हैं। एकेडमिक्स की जो बात हम करते हैं वो तो जस्ट एक पार्ट है उसका। उसके अलावा हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके इमोशनल सोशल स्किल्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे को ओवरऑल हमको डेवलप करना होता है ना। उसके लिए मैं बोलूँगी हाँ, टीचर्स का रोल इज़ ऑफ कोर्स वेरी चैलेंजिंग बिकॉज टीचर को हर एक पार्ट पे लाइक शी हैज़ टू पोर्ट्रे अ डिफरेंट रोल. At times she has to be a teacher, she has to be a little strict, but then at times she has to be a mother also. वो चीज़ है, and at times she has to be a friend also. तो जब ये सारी चीज़ें जब आपस में आती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ बच्चे की एक अच्छी टीचिंग कर रहे हैं, so of course the role is very challenging, but at the end of the day, जब पेरेंट्स आपको एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जब एट द एंड ऑफ द सेशन आप देखते हो कि हाँ बच्चों की लर्निंग हुई है, तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड अ टीचर कैन हैव. मैं कहूँगा कि इट इज़ द टफेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड जो एक टीचर के लिए है, क्योंकि टीचर्स बच्चे की जो है हर तरह की एक्टिविटीज़ की बच्चा किस डायरेक्शन, जब वो स्कूल में आता है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे के अंदर होती हैं, जो बच्चा कई सारी शरारतें भी करता है, वो सारी चीज़ें हैं. और टीचर्स को उसकी सारी चीज़ों को, उनकी फीलिंग्स को समझ करके बच्चे को कंट्रोल करना है. उसको बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, मारना नहीं है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि कितनी सारी दिक्कतें हैं, सोशल मीडिया है. अगर हम स्ट्रिक्ट बच्चे के साथ होते हैं तो हमें एक मतलब प्यार भी उसके साथ करना है. स्ट्रिक्ट होना है ऐसे कि उसे लगे कि उस स्ट्रिक्टनेस में भी प्यार है. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए कि वो कैसे बच्चे को कंट्रोल करे, कैसे उसकी फीलिंग्स को समझे. उतने सारे डिफरेंट वैरायटीज़ के बच्चे, अब डिफरेंट फीलिंग्स के बच्चे आपके सामने हैं और डिफरेंट फेसेस आपके सामने हैं. उनको आपने समझना है. उनको समझने के बाद आपको उनकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको समझाना है. वो अगर गलत कुछ करते हैं तो हर बच्चे की जो है नेचर को समझना है, फिर उनको समझाना है. उनको अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको एक सही ट्रैक पर लाना है. तो बहुत मतलब एक समझ सकते हैं कि कितने चैलेंजेस हैं, और समझ सकते हैं कि टीचर्स के लिए जो एजुकेशन, आप जैसा आपने भी कहा कि
जो मेन हमारा जो पिलर है वो एजुकेशन, ये यहीं से जो है बच्चा सभी दिशाओं में मूव करता है, चाहे वो पत्रकारिता ही हम कह लें आपका फील्ड हो, या फिर हम शिक्षा कह लें, चाहे वो डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, चाहे वो देश में एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करना है, सीएम करना है, तो सारा जो रोल है वो टीचर्स का ही है। तो यानी कि पूरा जो मेन आप पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो आप सोसाइटी के लिए जो आपने जो देना है वो सब जो है टीचर्स ने ही करके देना है। कोरोना मतलब एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई है अचानक से, अब तो खैर साल भर हो गया, लेकिन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा उसने डैमेज करा है बच्चों के एजुकेशन में। मतलब कुछ बच्चे तो आप कहते हैं कि त्यौहार है भैया हर साल आए तो अच्छा है, और कुछ बच्चे जो मतलब स्टडीज़ में अच्छे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, और वो स्कूल आने भी वाले हैं। तो मैम कोरोना काल में कितना बड़ा चैलेंज था मैम? बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों को पढ़ाना, स्पेशली मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। तो पेरेंट्स का बोलना कि मैम EMI पे हम फ़ोन ख़रीद रहे हैं, अब आप बताइए क्या करें, कैसे करें, मीन्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर ऑल ऑफ अस। और इसके बाद जब पेरेंट आता है, या नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन आई मेट विद द पेरेंट, तो उनका ये कहना था मैम कुछ भी किया आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो एक एप्रिसिएशन था, एक रिवॉर्ड था पेरेंट्स की तरफ से। बट स्टिल आई फेल्ट कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाए उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था। ये साल का लॉस वो हम कभी उसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, वी डोंट नो। एक साल पूरा बच्चे की ज़िंदगी से बहुत इजीली चला गया बिना कुछ करे, और काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट मतलब कंट्रोवर्सीज भी हुई। और सबसे बड़े टीचर्स के आगे चैलेंज ये था कि कोरोना काल में टीचर्स को स्कूल आना था, और बच्चों को नहीं आना था, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी पूरी रखनी थी, ऑनलाइन क्लासेस भी देनी थी, लेकिन उसके बाद भी चैलेंजेस जो आए कि फीस को लेके तो मतलब ये बात भी बहुत ज़रूरी है यहाँ रखने की। लोगों तक एक तरफा बात चली गई है कि भाई स्कूल फीस ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं? पेरेंट्स का कहना है कि मैम सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं, फीस क्यों दें हम। तो वो बहुत ऑकवर्ड हो जाती है कंडीशन, उनसे फ़ीस मांगना और बार बार बोलना कि नहीं, अगर हमारे स्कूल से अगर 50-60 लोग स्टाफ मेंबर हैं, उनका भी घर चल रहा है, तो वी हैव टू वर्क ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो सर जो फीस का जो मामला चला था हल्द्वानी में भी काफ़ी कुछ उसमें था, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, तो केवल वो इसी फीस पर डिपेंड रहते हैं, इसके अलावा कोई हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते नहीं हैं। तो इस कोरोना काल में बड़ी दिक्कतें आई, तो स्टिल वो चल रही है, कुछ तो रिकवर हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो रूरल एरिया में, एकदम रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, और बच्चे जो उनके जो वहाँ से आते हैं वो भी रूरल एरिया से हैं, तो फाइनेंशियल स्थिति उनकी भी ठीक नहीं थी। इसलिए हमने उसको इंस्टॉलमेंट वाइज में उनके लिए ऐसा कर दिया कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। और दूसरी बड़ी बात, हमें तो जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है घर से कर रहा है, जो कि ऑनलाइन में उनको डबल काम है अब तो, क्योंकि उनको बस कंटेंट तैयार करना है, फिर उसको हमें एक तो यूट्यूब में भी अपलोड करना होता है, ऑनलाइन भी देना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको भाई ऑनलाइन आ नहीं पाते हैं, आते तो कहते हैं कि भाई नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी उस समय, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। बहुत चैलेंजिंग रोल, क्योंकि टीचिंग अगर जैसे कोरोना के काल में स्कूल खुल भी गए थे, तो बच्चों को संभालना, कि मेनली बच्चे छूते हैं, छोटे बच्चे, अगर बड़ों को भी देखा जाए 12th तक के बच्चों के अंदर भी बचपना होता ही है, हम मान लेते हैं बड़े होते हैं कि यार ये मत छू, वो होता ही है, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बच्चे रखते नहीं है, तो वो चैलेंज भी बहुत बड़ा था। जब भी स्कूल खुल गए थे, जब सीनियर सेकेंडरी के लिए स्कूल खुले थे, उसके बाद भी हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग फेज था, क्योंकि हमारे सीनियर सेकेंडरी के लिए स्कूल खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना, क्योंकि हमें एक क्लास में बहुत से हुआ तो 15 स्टूडेंट हम रख रहे थे, जब भाई 2-2 सेक्शन हैं तो उनको फिर हमें क्या 4 सेक्शन बनाने पड़े उसमें। भाई हमारा जो है मैन पावर रिसोर्सेज तो लग रहा है, और फीस उस कंपैरिजन में नहीं आ पा रही। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, राइट टू एजुकेशन, गवर्नमेंट से भी स्कूलों को मतलब बहुत आशा होती है कि वो भी समझे बातों को, और राइट टू एजुकेशन का कुछ फंड भी होता है एक जो गवर्नमेंट देती है, और कई स्कूल्स के रुके भी होते हैं। हमारे जो PSC के अध्यक्ष हैं, इनको बुलाया भी था मुख्यमंत्री जी ने, इनके मीटिंग हुई देहरादून में। तो एक तो जो RT की फ़ीस है वो समय पे नहीं मिलती है, और उसमें एक नियम ये है कि समय के अनुसार वो कुछ समय में वो बढ़ेगी, पर
जब से आरटी लागू हुआ है तब से हमारी फीस उतनी है 2010-11 से। अगर मैं सर 2010 या 11 से आरटी का पहला बैच हमारे पास आया था, तो वो फीस का समय नहीं मिलने से, टाइमली नहीं मिलने से स्कूल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। पर उसमें हमें सरकार ने एश्योर किया हुआ है कि हम बहुत जल्दी ही इस पर एक क्या कहते हैं कमेटी बनाएंगे और इस बारे में बहुत जल्दी से फैसला लिया जाएगा। और सरकार ने हमें इससे पहले जो फीस थी अभी तक की कोरोना से पहले वो क्लियर कर दी है। और ये बहुत अच्छा सरकार का एक कदम है कि जो बच्चे गरीब हैं और उस प्रकार की एजुकेशन बच्चों को जो नहीं मिल पाती है, वो सरकार उन बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह स्कूलों में अपॉर्चुनिटी देती है। और हम सभी लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और वो बच्चे हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि सरकार जो है उस पर कोई कदम उठाएगी और हमें जो वो बच्चों की फीस है उसको बढ़ाएगी भी और समय से देगी। एक्चुअली में क्या है, जो राइट टू एजुकेशन का था, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट लेके आई थी और इसके पीछे जो मंशा थी वो बहुत अच्छी है और बहुत सही तरीके से हम लोगों ने भी इसे जब स्टार्ट हुआ था बड़ा एक्सेप्ट किया था। कुछ कमियां इसमें ज़रूर रही कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि फ़ीस जो 2011 में स्टार्ट हुआ तब से लेके अभी तक वही पर चाइल्ड जो हमें मिलता है 1350 रुपये पर चाइल्ड, उस समय स्टार्ट हुआ था। तो तब से अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ हमारी इकोनॉमी पहुँच चुकी है, तो उस अनुसार उस अनुपात में एक तो नहीं बढ़ाया गया। उसके अलावा कि जो सेकंड ये है कि जो टाइम से जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो पेमेंट भी 2-2, 3-3 साल स्ट्रगल करने के बाद और काफ़ी उसमें जद्दोजहद के बाद वो मिल पा रहा था। इसके वजह से भी क्योंकि हम लोग सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं, सारी चीज़ें हमें खुद देखनी होती हैं, स्टाफ से लेके सारी चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। अगर समय पे पैसा नहीं मिलता है तो वो भी एक बहुत बड़ा दुखदाई हम लोग स्कूल के लिए होता है। ये तो फाइनेंस की बात रही, लेकिन मेरा जो खुद का मानना है ये है कि जितने भी जो ये जो RTE के बच्चे जो हमें दिए जाते हैं बहुत सही है, सही मंशा से दिए जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सही पात्र इसमें नहीं आ पाते हैं। जो सही पात्र अगर आते हैं, हम लोगों ने जब इसे एक्सेप्ट किया था तो हमारा यही मानना था कि यार देखो हमें कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जो टैलेंटेड होंगे और वो रियली में नीडी होंगे। तो अब होता क्या है कि अगर हमने एक एनालिसिस हम लोग PSA की पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग में हम लोग कई बार देखें तो हम ये पाते हैं कि अधिकांश बच्चे जो RTE में हैं, राइट टू एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वो सही पात्र नहीं हैं। सही पात्र इन द सेंस कि वो बिलो पॉवर्टी लेवल नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये भी सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि कृपया ये ध्यान दें कि जो अगर सही पात्र अगर मिलता है तो हम उसे पूरे दिलो अगर उसे पढ़ाएंगे, मनोवेग से पढ़ाएंगे और वो बच्चे रियल में नीड हैं। लेकिन जो नहीं है, जिनके पास जो बच्चे RTE में आते हैं वो खुद कारों में आते हैं, स्कूटर में आते हैं और बाकायदा बिल्कुल सारे उनके पास अपने उनके घर हैं, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी चीज़ें। तो इसमें हमने कई बार ऑब्जेक्शन उठाया और हमने कहा, लेकिन क्योंकि लोकल के हैं तो गवर्नमेंट कई बार स्कूलों पे डाल देती है, कई बार अपने पे ले लेती है, लेकिन इसमें सही आज तक की में कोई भी एक सही सुझाव या कहीं सही कार्यकारिणी नहीं बनी है कि जिससे कि ये एक प्रॉपर तरीके से RTE लागू हो। और ये होनी चाहिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर अपनी जेब से भी लगा के अगर स्कूल अपने रिसोर्स से भी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सुपात्र हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल जो कम, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कोई वर्कशॉप ऐसी आप अपने स्तर से लगाए जहाँ आप देखिए कि हाँ ये नीडी बच्चा है और ये टैलेंटेड भी, इसके अंदर कुछ है, तो इससे भी कुछ लाभ हो सकता है। देखिए सर, ऐसा ना, जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं, हम लोग सब स्कूल वाले बैठे हैं, हमारे सभी स्कूलों में 40-50 बच्चे ऐसे पढ़ रहे होंगे जो रियली में नीडी हैं और जिनसे हम पैसा नहीं ले रहे होंगे या बहुत कम ले रहे होंगे, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोकल के बच्चे होते हैं, एक की छोड़ी तो दूसरे का पूरी लाइन लग जाती है। वो तो है। तो हमारे पास भी आते हैं बच्चे, पेरेंट्स आते हैं, तो हम लोग
अपने स्तर से हम लोग देखते हैं, और लेकिन हम इतना कहते हैं कि यार तुम्हारा कर दिया लेकिन तुम किसी और से मत कहना। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें फिर लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स आ जाती है। कोई ग्राम प्रधान आया, कोई आया, कोई, अब सब लोकल के लोग हैं, सब परिचित लोग हैं, और जिसकी बात जगह हावी हो जाती है। हाँ, तो जिसकी बात नहीं मानो तो वो एक अपने आप में थोड़ा सा सही माहौल नहीं बन पाता। इस वजह से यह है कि जेन्युइन पात्र हो, अगर आज भी अगर ये कहें अगर सही पात्र का अगर चयन करके दिया जाए, आप आज की डेट में जितने भी आरटी में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो आप उनका डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लीजिए, ठीक है, जो उन्होंने अपने जो वेतन का दिया है, जो भी उन्होंने अपने आय प्रमाण पत्र दिया है, वो आप चेक करें। 90% उसमें सब के 90% मैं कह सकता हूँ कि वो आप उसमें कमियाँ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आरटी से संबंधित। गवर्नमेंट अब स्कूल रीओपन करने की बात कह रही है, शायद 15 से, जहाँ तक मेरे संज्ञान में बात आई है। तो क्या सही है, मतलब अभी फिर कोरोना की सेकंड वेव जैसे हम न्यूज़ में देख रहे हैं, हम भी उसको यहाँ से पब्लिश कर रहे हैं अपने वहाँ से कि सेकंड वेव फिर से कोरोना की, और नेक्स्ट मंथ तक फिर कह रहे हैं कि उसी तरह के हालात, पिछले साल वाले हालात फिर से कहीं ना आ जाए, लॉकडाउन वाले हालात। तो क्या सही है दोबारा से रीओपन करना स्कूल, और ख़ास करके मतलब जो 8th क्लास या 7th क्लास से नीचे हैं, तो इनके लिए क्या सही रहेगा? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नवंबर के महीने से क्लास 10th एंड 12th की ओपनिंग की गाइडलाइंस दी थी। उसके बाद फरवरी से क्लास 6 to 9th एंड 11th की गाइडलाइंस आई थी। तो एज ऑन डेट कोई भी गाइडलाइंस बंद करने की नहीं है। ऑन डेट हम 6 to क्लास 12th तक के स्कूल्स को हम अपने नॉर्मल तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चला सकते हैं। येस, कोरोना गाइडलाइंस हैव टू बी केप्ट इन माइंड, सोशल डिस्टेंसिंग हैज़ टू बी फॉलोड। अगर हम सारी गाइडलाइंस फॉलो करें, सो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न कि हमें स्कूल्स बंद करने की ज़रूरत है। बच्चे बड़े हैं, क्लास 6 to 12 के बच्चे मैच्योर होते हैं, वो आप उन्हें कोई बात समझाएं तो वो उसको फॉलो करते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, और बंद करना तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। कोरोना की शायद सेकेंड वेव है, शायद थर्ड वेव भी आए, या और भी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हों। अब लॉकडाउन जैसे माहौल में तो हम रह ही नहीं सकते, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल। तो जो सरकार 15 अप्रैल वाली बात आप कह रहे हैं, वो दैट इज फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर क्लासेस 6 to 12th। ओके। फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एज ऑन डेट वी आर अलाउड टू ओपन क्लासेस 6 to। थोड़ा सा पेरेंट्स के अंदर भी डर होता है। आई थिंक पेरेंट्स आर अवेयर, एंड जो आज मेरे स्कूल में भी एक पीटीएम थी, और जो मेरा फीडबैक है, पेरेंट्स खुद चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल आए। सही। दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज। एक जो डिसिप्लिन होता है, सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे स्कूल जाना है, वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरीके से, पूरा खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो एक एक्टिविटी शेड्यूल है, उनका जो एक मेंटल बैलेंस है, एक साइकोलॉजिकल उनकी जो लर्निंग है, वो सब अफेक्ट हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन से हमने एक प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड किया, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस इन इटसेल्फ। इट्स एन ऑप्शन। It is an option which is there as an alternative. I do not deny the use of it. जब हमारी मजबूरी थी तो it was an alternative. But in today's time, if given an option. लेकिन एक समाज का एक थोड़ा सा एक पहलू, जो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो गलत चीज़ों को बताने के, नहीं भाई ऐसा हो जाएगा, जाके ऐसा हो जाएगा। तो सर, ऐसे लोगों को यहाँ से आप कुछ कहना चाहेंगे कि स्कूल आना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, अगर आप पिछले 1 साल का बच्चों का लर्निंग प्रोसेस देखें, तो आजकल बच्चे जो हैं 1 साल के अंदर, वो बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं। आप उनके पेरेंट्स से बात करिए तो आपको मालूम लगता है कि कई बार वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कई बार इतने हाइपर एक्टिव हो जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बेसिकली दे आर वेरी एनर्जेटिक, और पिछले 1 साल से वो एनर्जी सही चैनल पे जो है ना, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। अब हम करंट ओवरऑल सिनेरियो पे आते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, अगर हम उसको फॉलो करें, और कोरोना से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं, ये एक बेसिकली इट्स अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, इसमें स्कूल्स का भी रोल है। स्कूल्स आर कैपेबल इनफ कि उनको जो बेसिक गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, वो कैसे फॉलो कराने हैं, और किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है, इवन रिगार्डिंग कोरोना। लेकिन पेरेंट्स की और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि जब बच्चा स्कूल से बाहर जाता है, तब उसको किस तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि बच्चा 4 घंटा 5 घंटा विद्यालय में है, तो
इस तरीके का अगर कोई अगर एक पूरी सोसाइटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो मुझे लगता है कि वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, और हम ये जो महामारी आई है और इससे जो एजुकेशन को जो नुकसान हुआ है हम उसको काफ़ी हद तक कंपेंसेट कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अप टू क्लास 5 ऑलरेडी ऑनलाइन मोड की है, और तो मैं उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनको किसी प्रकार के ऐसे इनहिबिशंस हैं तो वो सिस्टम में ज्वाइन करें, वो अपने सजेशन दें, और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों के साथ साथ काउंसलिंग ऑफ द पेरेंट्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, और सारी गाइडलाइंस मेरे ख्याल से स्कूल्स के लिए हैं, होने को तो पूरे देश में इलेक्शंस भी हो रहे हैं और मेम्स भी हम देख रहे हैं कि मतलब जब रिलीज हो रही हैं तो कोई गाइडलाइन नहीं है, और जब मार्केट सारी खुली है मार्केट हल्द्वानी में भी देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट से आप अगर जैसे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं और रिसोर्सेज के लिए जो भी मतलब गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे आप? गवर्नमेंट से हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा एज अ स्कूल, बिकॉज वी आर, देखिए आज तक हमने ना गवर्नमेंट से कभी कुछ मांगा है, ना कभी हमने एक्सपेक्ट करा है कि गवर्नमेंट हमें आके किसी चीज़ में हेल्प करे। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी आर, आई थिंक एक स्कूल खोलना एक इतना मेहनत का काम है जो कि बहुत लोगों को ऐसा है ना, आप जैसे तबके की बात कर रहे थे, हर तबके को हर किसी ना किसी चीज़ के साथ प्रॉब्लम ज़रूर दिखती है। बिल्कुल सर। उस तबके को खुश करने के लिए अगर मैं हर चीज़ को बदलने लग जाऊं तो वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक मैं एज यस एग्जैक्टली, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई हैव स्टार्टेड अ स्कूल। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई हैव थॉट कि हाँ मैं इस चीज़ का खुद ध्यान रख सकता हूँ, इसीलिए मैंने खुद पर्सनली उसको या फिर एज अ ट्रस्ट उसको स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट से मेरी बस एक ही दरखास्त है, सपोर्ट अस when we need that support. Absolutely. Right? In terms of laws you make, because keep us involved. हमारे लिए लॉ बना रहे हैं और हमारे लिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे पहली बार गाइडलाइंस आई थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई रिगार्डिंग दैट। द रीजन बिहाइंड दैट वाज कि बना दिए गाइडलाइंस, हमारे ऊपर हमको भेज दिए, आप फॉलो करिए, नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। बट कम टू अस, स्पीक टू अस, दैट्स ऑल। कुछ भी चीज़ चलानी है, कोई भी चीज़ हो, बिजनेस हो, सोसाइटी है, कुछ भी चलेगा। और जैसे अभी हम बच्चों की बात भी कर रहे थे, बच्चा स्कूल आके क्या सीखता है? सोसाइटी सीखता है। ही लर्न्स व्हाट अ सोसाइटी इज, ही लर्न्स पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स वर्किंग टुगेदर। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू वर्क विद द गवर्नमेंट, वी वांट गवर्नमेंट टू वर्क विद अस एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? सर स्कूल तो आना चाहिए, क्योंकि स्कूल आना ही बच्चों के लिए वो है। अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो उनका जो हर तरह का जो विकास है ना वो रुक रहा है ना। स्कूल में आके बच्चे अपनी सारी बातों को कहते हैं, उनकी जितनी एनर्जी होती है वो जहाँ पे लगनी है वो लगती है। बच्चे अपने को पूरी तरीके से एक्सपोज कर पाते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो कर पाते हैं। इस टाइम करंट सिनेरियो कोरोना का ही चल रहा है, और क्योंकि एजुकेशन बहुत इससे इफेक्ट हुई है बच्चों की, और बच्चों की तो खासकर मैं ये कहूँगा। गवर्नमेंट ने आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार से एक बात कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके कि प्रॉपर गाइडलाइन 1st to 5th भी स्कूल खोलने के लिए जारी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस ऑलरेडी बच्चे बेयर कर चुके हैं। और आगे अगर 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ और निकल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे जो कॉम्पिटिशन्स आगे बच्चों के हो रहे हैं वो एज यूजुअल हो रहे हैं, वो अपनी डेट पर हो रहे हैं। सब कुछ कॉम्पिटिशन्स वो पूरे सिलेबस को लेकर हो रहे हैं। और यहाँ जो हम 12th के सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर कोर्स को डिडक्ट किया जा रहा है। बट जब वो अभी आज वो अपना IT का एग्ज़ाम देते हैं या नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो है उनको सारी चीज़ें पढ़ करके एग्ज़ाम्स देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बच्चों को स्कूल आना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन हो। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि सरकार ने स्कूलों के साथ भेदभाव किया है। भेदभाव मीन्स ऐसा फील आया कई बार इस कोरोना पीरियड में कि जैसे ये स्कूल जो रन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब लोग इस देश का पार्ट नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरी नज़र से स्कूलों को देखा गया। फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एज पर गाइडलाइन स्कूलों ने फ़ीस ली, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस ही हमें चार्ज करनी थी, बट एक ऐसा प्रेशर था। हायर एजुकेशन में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे पेरेंट्स होंगे जो दे विल बी नॉट कैपेबल टू पे द फी, बट उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई। वहाँ पर सारी फीस जो है एडवांस में जमा की गई। तो समझ ये नहीं आया कि सिर्फ स्कूल ही क्यों टारगेट किए गए,
ये बात आज तक हमारी समझ में नहीं आई। तो मतलब बड़ा दुख होता है कि जो जहाँ बेसिक एजुकेशन जो लोग दे रहे हैं, जो टीचर्स दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको जो है सरकार ने हर तरह से नज़रअंदाज किया। तो ये बहुत बड़ा दुख है और इस बात का दुख हमेशा आजीवन मुझे तो व्यक्तिगत रहेगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कि क्या इस देश में सिर्फ यही इनको लगा कि भाई स्कूल पैसा ले रहे हैं, क्यों हायर एजुकेशन पे ये सारी बातें लागू नहीं हुई, या फिर दूसरे सेक्टर थे उन पर लागू। मैं एजुकेशन की सिर्फ बात करूं तो हायर एजुकेशन में सारी, चाहे BBA है, BCA है, BTech है, वहाँ पर सारी फीसें जमा हुई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो क्या वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी गलत हुआ है। बाकी तो स्कूल खुलने चाहिए, सरकार को एक प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि सब कुछ खुल चुका है, स्कूल अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट करेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। तो इसलिए इमीडिएट, वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी में पूरे वर्ल्ड में जो है एक मुहिम चल रही है कि स्कूल खुलने चाहिए, मतलब पेरेंट्स चाह रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करना चाहिए कि स्कूल खोल दिए जाएं। और एक चीज़ और क्लियर करनी चाहिए कि उसको जो है सिंगल मोड पर रन किया जाए, राइट। इधर इट शुड बी रन बाय इन द ऑनलाइन मोड और या फिर ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन जब दो ऑप्शन हम दे रहे हैं तो आधा अधूरा बच्चा आ रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टीचर्स के लिए है, स्कूल के लिए। टीचर्स स्कूल आएंगे, फिर वो घर से या फिर स्कूल से ही ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक मोड हो, चाहे वो अल्टरनेट वे में स्कूल ओपन हो, कैसे भी ओपन हो, बट सरकार को जो है अपनी जो है इसमें जो ओपिनियन, मतलब अपनी जो वो प्लान कर रहे हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए। चाहे वो स्कूल जुलाई से 1 to 5 ओपन करें, but they should give the proper guideline, they should give the proper date for that also, they should announce it। बहुत अच्छी आप लोगों से बातचीत हुई और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप JJN न्यूज़ में आए। और स्कूल बंद होने से बहुत कुछ मुझे भी फ़र्क लगा। और निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हुआ सवेरा अदब से आसमान अपने सर को झुका रहा है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। बच्चे स्कूल जाने पे उन्होंने बोला था, और ये शेर कहीं 1 साल से कहीं खोया हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी हमारी आशा, पूरी उम्मीद रहेगी, पूरी दुआएं रहेंगी कि स्कूल जल्दी से खुले, ये कोरोना बहुत हमसे दूर चले जाए और बच्चे वापस उनकी वही चहचहाट, वही खेल, वही उनकी खुशी, वही पढ़ाई दोबारा से स्कूलों में वापस लौट के आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। और आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए हम हर हफ्ते ऐसे ही नए शख्सियत हमारे बीच में लाते रहेंगे। और आप लोग देखते रहिए JJN न्यूज़ का चाय पे तो आओ ना।